हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमने अभी तक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में सबसे पहले बात की व्हाट इज हेल्थ, डिफरेंट डिजीज की बात करने शुरू की जिसमें हमने सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज की बात की है। इसके पहले के लेक्चर्स में हम वायरल डिजीज के बारे में बात कर चुके हैं, प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में बात कर चुके हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की एक लिस्ट आपको बताई जा चुकी है और आज हम बात करते हैं प्रोटोजोअन डिजीज की। प्रोटोजोअन डिजीज में बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं जो ह्यूमन में डिजीज करते हैं, लाइक जियार्डियासिस का होती है, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस की वजह से। एंटेइमा हिस्टोलाइटिका करता है अमीबिक डिसेंट्री। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है मलेरिया। मलेरिया का एक्चुअली मीन होता है बैड एयर। पहले बैड एयर से होने वाली डिजीज के लिए नाम दिया गया था मलेरिया और बाद में पता चला कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है जिसका कॉजेटिव एजेंट एक प्रोटोजोआ है जो नॉन मोटाइल होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। तो पहले तो चलिए ऐसा करते हैं, इस डिजीज के बारे में नॉर्मल इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। पहले आपको एनसीईआरटी लेवल का इसका लाइफ साइकिल बताया जाएगा और उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में भी लाइफ साइकिल इसका लेंगे क्योंकि मलेरिया थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर डिजीज के कंपैरिजन में। मेनली 3 डिजीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें एक होगा मलेरिया, एक हमने एड्स पहले कंप्लीट कर लिया है और एक हम कैंसर के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं प्रोटोजोअन डिजीज की, जिसके आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मलेरिया की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जियार्डिया या एंटेइमा हिस्टोलाइटिका से होने वाला अमीबियासिस अदर प्रोटोजोअन डिजीज की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मलेरिया। ऑफ ऑल द कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर मैन। सभी प्रोटोजोअन डिजीज में सबसे ज्यादा, प्रोटोजोअन में बोला, ओवरऑल नहीं बोला है बच्चों, प्रोटोजोअन डिजीज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज जो है वो मैन के लिए वो है मलेरिया। मलेरिया इज वाइड स्प्रेड इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स एंड ऑल्सो इन सर्टेन एरिया ऑफ द टेम्परेचर जोन। टेम्परेट जोन में भी देखने को मिलता है, जैसे एशिया में बहुत ज्यादा मिलेगा। मलेरिया वॉज अर्लियर थॉट टू बी कॉज्ड बाय फॉल गैसेज emanating from marshes, hence the disease was named malaria। पहले माना जाता था कि ये कुछ फॉल गैसेस की वजह से या बैड एयर की वजह से जो मार्शेस से निकलती है, दलदल से निकलती है, उनकी वजह से होता है, गंदगी से होता है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये किसी फॉल गैसेस से होने वाला डिसऑर्डर नहीं, ये तो एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है जिसका नाम होता है मलेरिया। द टर्म मलेरिया वॉज गिवन बाय मैकलॉच ने इसे दिया था, मैकलॉच ने, लेकिन उसका मीन उन्हें सही से एक्सप्लेन नहीं किया था। ये फ्रेंच आर्मी डॉक्टर चार्ल्स लेवरेन, याद रखें फ्रेंच आर्मी डॉक्टर जिनका नाम क्या था, चार्ल्स लेवरेन, डिस्कवर्ड मलेरिया पैरासाइट। इन्होंने सबसे पहले मलेरिया पैरासाइट जो आप सभी जानते हैं कौन होता है, प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया। उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मैलेरी को इन्होंने डिस्कवर किया इन दी आरबीसी ऑफ मलेरिया पेशेंट। इन्होंने देखा कि जिस पर्सन को मलेरिया होता है उसकी आरबीसी में प्रेजेंट होता है एक प्रोटोजोअन एंड दिस प्रोटोजोअन पैरासाइट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। डॉक्टर इन इंडियन आर्मी सर रोनाल्ड रॉस, इंडियन आर्मी में जो डॉक्टर थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस, उन्होंने बताया कि इस पैरासाइट का, इस प्रोटोजोआ का मॉस्किटो के साथ या मॉस्किटो का मलेरिया के साथ रिलेशन है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आप सभी ने सुना होगा, उसका मलेरिया के साथ रिलेशन एक्सप्लेन किया सर रोनाल्ड रॉस ने। 29 अगस्त 1897 में रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया oocyst ऑफ प्लाज्मोडियम ऑन द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के स्टमक में उन्होंने oocyst को देखा प्लाज्मोडियम की। तो इससे कंफर्म हो गया, पहले माना जाता था कि मलेरिया जो डिजीज है वो बैड एयर या फॉल गैसेस से होने वाली डिजीज है, लेकिन चार्ल्स लेवरेन एंड सर रोनाल्ड रॉस, एक बात याद रखें, सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला और सर रोनाल्ड रॉस की डेथ भी मलेरिया से ही हुई। काफी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, लेकिन याद रखें चार्ल्स लेवरेन और अगर हम बात करते हैं सर रोनाल्ड रॉस जो थे, इन दोनों ने ही सबसे पहले तो प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया और प्लाज्मोडियम को डिस्कवर करने के बाद इस प्लाज्मोडियम को फीमेल एनोफिलीज में भी देखा और इवन इस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन की आरबीसी में भी देखा। ठीक है, इसलिए याद रखें चार्ल्स लेवरेन और सर रोनाल्ड रॉस का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस मलेरिया को एक्सप्लेन करने के लिए। आप इस डायग्राम में माइक्रोस्कोपिक स्टडी में देख सकते हैं, दिस इज ए स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो आप देख रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं आप देख सकते हैं। एक नॉर्मल सेल की तरह इसके पास भी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होती हैं
ठीक है, एपिकल कैप प्रेजेंट होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक प्लाज्मोडियम है जो कि एक तरह का प्रोटोजोआ है। डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोआ के नाम सुने होंगे आपने, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो उनमें से ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ ही है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, जो कि नॉन मोटाइल होता है। स्पोरोजोआ क्लास में बिलोंग करता है, अभी आगे मैं बताता हूँ आपको। और बात करते हैं, There are mainly 4 type of Plasmodium infection causing malaria। केवल 4 तरह के प्लाज्मोडियम ऐसे हैं जो, वैसे तो अब तक more than 50 type of species of Plasmodium are known, but in which only 4 type of Plasmodium causes malaria in human। ह्यूमन में केवल 4 तरह के मलेरिया ही, क्या प्लाज्मोडियम ही मलेरिया करते हैं। उनमें से सबसे होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जिसको हम मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया भी करते हैं, और ये सबसे फैटल मलेरिया करता है। सबसे खतरनाक मलेरिया जो करता है हमारी बॉडी में वो है, उसका कॉजेटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो बेनाइन टर्शियन मलेरिया करेगा। प्लाज्मोडियम मैलेरी ये कॉमन होता है इंडिया में सबसे कॉमन जो है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। लेकिन प्लाज्मोडियम मैलेरी जो क्वार्टर मलेरिया करता है और माइल्ड टर्शियन मलेरिया करता है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो अच्छे से याद रखें कि ह्यूमन में प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज ऐसी हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। बात करते हैं मलेरिया के सिम्टम्स की। मलेरिया के सिम्टम्स की बात करें तो मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, लेकिन चलिए ऐसा करते हैं एक बार लाइफ साइकिल तो कंप्लीट करें, उसके बाद सिम्टम्स की बात करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं पहले आपको एनसीईआरटी लेवल का मलेरिया का लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके बाद में डिटेल में एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी लेवल को देखते हैं। When the mosquito bite another human, sporozoid injected with bite। जब किसी पर्सन को फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है, याद रखें फीमेल एनोफिलीज बाइट ड्यूरिंग नाइट। एडिस इजिप्टी मैंने डेंगू में आपको लिखवाया कि एडिस इजिप्टी जो होता है, जो डेंगू का हम बोल सकते हैं कि एक तरह का वेक्टर है, वो डे टाइम में बाइट करता है, लेकिन फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है ड्यूरिंग नाइट। जब रात के टाइम में फीमेल एनोफिलीज किसी पर्सन का ब्लड सक करती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे सिकल शेप स्पोरोजॉइड को एंटर करवा देती है। ये ब्लड से होते हुए, ये स्पोरोजॉइड सीधे ब्लड में आएंगे और ब्लड से होते हुए चले जाते हैं हमारे लिवर में, और जब ये लिवर में जाते हैं तो पैरासाइट जो स्पोरोजॉइड है रीच द लिवर थ्रू ब्लड, ब्लड से होते हुए लिवर में चले गए। लिवर में जाने के बाद ये स्पोरोजॉइड जो होता है वो ग्लाइकोजन के ऊपर फीड करते हैं। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस करते हैं, फीड करने के बाद क्या करेंगे, फीड अपॉन ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के ऊपर फीड करने के बाद ये रिप्रोडक्शन करते हैं। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस, देख सकते हैं रिप्रोडक्शन कर रहे हैं एसेक्सुअली। दिस एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज कॉल्ड शाइजोगोनी। क्या बोलते हैं, शाइजोगोनी करते हैं इन लिवर सेल्स एंड बस्टिंग द सेल को बस्ट करते हैं एंड रिलीज इनटू द ब्लड। अब किस में आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। देखिएगा ये रहे स्पोरोजॉइड जो सिकल शेप से राउंडेड हो चुके हैं फीड करने के बाद, ग्लाइकोजन के ऊपर फीड करने के बाद, और अब ये सेल के अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन शाइजोगोनी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सेल को बस्ट करते हुए क्या हो गए, बाहर आ गए। अब बाहर आके ये वापस से अब किस में आ चुके हैं, ब्लड में। मतलब पहले ये ब्लड में थे, ब्लड से ये चले गए लिवर में, और लिवर से वापस से लिवर की सेल्स को एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते हुए अपना नंबर बढ़ाते हुए फिर से आ चुके हैं किसमें, ब्लड में। ब्लड में आने के बाद अब ये एंटर करते हैं आरबीसी में। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, आरबीसी में एंटर करते हैं और उसके बाद वहां पर भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल प्रोडक्शन करके वहां भी अपना नंबर बढ़ाते हैं, मतलब ये आरबीसी में भी शाइजोगोनी करते हैं, ठीक है। और इस मल्टीपल फिजन से जब ये अपना नंबर बढ़ाते हैं तो आरबीसी को भी बस्ट कर देते हैं। देख सकते हैं ये रहे, ये उन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, फिर आरबीसी को क्या कर दिया उन्होंने, बस्ट कर दिया। एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर, जिसकी वजह से आरबीसी का नंबर, आरबीसी बस्ट होती जाती है तो फीवर और अदर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये जो बहुत सारे निकल रहे हैं ये दूसरी आरबीसी में एंटर करते हैं, और ये प्लाज्मोडियम, ये स्पोरोजॉइड जब दूसरी आरबीसी में एंटर करते हैं तो उनको भी अफेक्ट करते हैं। बाद में जब इस तरह का लॉन्ग साइकिल चलता रहता है और हमारे अंदर सिम्टम्स आते रहते हैं, इसी दौरान इनके अंदर गैमेटोसाइट स्टेज डेवलप होती है। गैमेटोसाइट अब तक देखिए एसेक्सुअल प्रोडक्शन इन्होंने लिवर में किया, एसेक्सुअल प्रोडक्शन इन्होंने आरबीसी में किया, लेकिन अब इनके अंदर डेवलप होती गैमेटोसाइट स्टेज। गैमेटोसाइट स्टेज एक सेक्सुअल स्टेज है, ठीक है, जो आरबीसी में डेवलप हुई, अभी आरबीसी के अंदर ही है, और इनके अंदर गैमेटोसाइट स्टेज डेवलप होगी जिसके अंदर मेल गैमेटोसाइट बनता है और फीमेल गैमेटोसाइट। लेकिन याद रखें मेल गैमेटोसाइट इज नॉट ए मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोसाइट एक फीमेल गैमेट नहीं है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से एरो देखिएगा एनसीईआरटी में कि सेक्सुअल स्टेज और गैमेटोसाइट डेवलप इनसाइड द आरबीसी इन ह्यूमन।
ह्यूमन के अंदर आरबीसी में गैमेटोसाइट स्टेज तो डेवलप हो जाती है, मेल गैमेटोसाइट भी बन जाता है, फीमेल गैमेटोसाइट भी बन जाता है, लेकिन गैमेटोसाइट से गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोसाइट से गैमेट का फॉर्मेशन केवल और केवल फीमेल एनोफिलीज में ही पॉसिबल है। मतलब ये स्टेज हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, इसके आगे का डेवलपमेंट, इसके आगे मेल एंड फीमेल गैमेट जिनको आप स्पर्म एंड ओवम कहते हैं, उसका फॉर्मेशन केवल फीमेल एनोफिलिस की बॉडी में ही पॉसिबल है। इसलिए अगर फीमेल एनोफिलिस ने वापस अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन को, जिस पर्सन को बाइट किया था, उसे किसी दूसरी फीमेल एनोफिलिस ने, वही एनोफिलिस जरूरी नहीं है, किसी दूसरी फीमेल एनोफिलिस ने वापस से बाइट किया, तो अब ये स्टेजेस जो होंगी वो फीमेल एनोफिलिस के क्रॉप या उसके स्टमक में चली जाएंगी। तो देखते हैं, फीमेल मॉस्किटो टेक अप टू गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, जब वो ब्लड सक करती है तो वापस से गैमेटोसाइट स्टेज कहाँ चली जाती है, मॉस्किटो में, फीमेल एनोफिलीज में। और फीमेल एनोफिलीज के स्टमक में, उसके इंटेस्टाइन में, अब इस मेल गैमेटोसाइट से स्पर्म डेवलप होते हैं, फीमेल गैमेटोसाइट से ओवम डेवलप होता है, जिसकी वजह से उसके क्रॉप या स्टमक में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज इंटेस्टाइन। और मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में डेवलप होने के बाद इन जो अगली स्टेज आएगी, इन सबके अंदर फ्री माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिनकी वजह से डेवलप होते हैं बहुत सारे स्पोरोजॉइड। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजॉइड एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर फर्टिलाइजेशन से जो डेवलपमेंट हुआ उससे बहुत सारे स्पोरोजॉइड बनते हैं, और ये स्पोरोजॉइड इंटेस्टाइन से माइग्रेट होकर पहुंच जाते हैं मॉस्किटो की फीमेल एनोफिलीज की सैलिवरी ग्लैंड में। जब वो किसी और पर्सन को बाइट करती है तो ये स्पोरोजॉइड वापस से उसकी बॉडी में। इसका मतलब अगर हम बात करें कि फीमेल एनोफिलीज अपना, अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। उसका एक होस्ट होता है ह्यूमन और एक होस्ट होती है फीमेल एनोफिलीज। इसका मतलब ये भी एक तरह का डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। सही बात है। तो चलिए, इसकी 4 स्पीशीज थी प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू, प्लाज्मोडियम हमेशा बिलोंग करता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, स्पोरोजोआ क्लास को बिलोंग करता है। और स्पोरोजोआ क्लास को बिलोंग करने वाले मेंबर्स जो हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक बात ये याद रखें, लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे। तो एक बात तो अच्छे से इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते स्पोरोजोआ क्लास के मेंबर्स में, जिसमें आता है आपका प्लाज्मोडियम। और इसका लाइफ साइकिल मैंने अभी एनसीईआरटी से बताया। क्या आप डिटेल में इसका लाइफ साइकिल एक बार सुनना चाहेंगे? जरूर सुनना चाहिए बच्चों, एनसीईआरटी का तो है ही, लेकिन ये बहुत सारी स्टेजेस ऐसी हैं यहाँ पर जिनको हमें एक बार डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में मलेरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा डिटेल में, केवल मैं फ्लोचार्ट की फॉर्म में ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखते हैं, देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मॉस्किटो सबसे पहले टेक ए ब्लड मील, जब भी हमारा ब्लड सक करती है फीमेल एनोफिलीज, याद रखें ड्यूरिंग नाइट, नाइट की कंडीशन में जब ये हमारा ब्लड सक करती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स के नंबर में एंटर करवा देती है सिकल शेप स्पोरोजॉइड, इंजेक्ट स्पोरोजॉइड। देखते जाइएगा, 1 नंबर से शुरू कर रहे हैं और हम 12 पर आएंगे। सबसे पहले जब फीमेल एनोफिलीज ने हमारा ब्लड सक किया तो हमारी बॉडी में एंटर करवा दिया उसने स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड के ऊपर आई लगा हुआ है, इसका मतलब ये इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की ह्यूमन के लिए। ये सीधा हमारे ब्लड से होते हुए, हमारे कहाँ से होते हुए, ब्लड से होते हुए हमारे पहुँच जाता है लिवर में। लिवर के अंदर लिवर के पैरेन्काइमेटा सेल्स जो बोल सकते हैं जिनके पास ग्लाइकोजन स्टोर होता है, उन सेल्स के ऊपर फीड करता है। और जब उन सेल्स के ऊपर फीड करता है तो उसके बाद ये स्पिंडल शेप से गोल मटोल हो जाता है, राउंडेड हो जाता है, और वहीं पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड लिवर सेल के अंदर, लिवर सेल में चला गया तो इन्फेक्टेड लिवर सेल्स दिख रही हैं आपको। आगे क्या करता है, शाइजोंट है, शाइजोंट वो जिसके अंदर क्या होती है, शाइजोगोनी। तो इसके अंदर आगे क्या होती है, शाइजोगोनी, जिसके अंदर जैसे आपने सुना होगा मियोटिक सेल वो होती है जिनके अंदर मियोसिस होता है, वैसे ही शाइजोंट वो होता है जिसमें शाइजोगोनी होती है। इसका मतलब अब इस लिवर के अंदर आने के बाद, खाने पीने के बाद, ग्लाइकोजन के ऊपर फीड करने के बाद ये करता है अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ये करता है शाइजोगोनी मल्टीपल फिजन, जिसकी वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थाउजेंड्स में इनका नंबर बढ़ जाता है, और अब ये लिवर सेल्स को रप्चर कर देते हैं। ये जो साइकिल जो लिवर में चल रहा है, दिस साइकिल विच रन्स इन लिवर इज कॉल्ड एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल।
ये जो साइकिल है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो होता है वो लिवर में चलता है, याद रखिएगा अच्छे से। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहाँ पर चलता है बच्चों, लिवर के अंदर चलता है। और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल से अब जो बाहर आए हैं, जिनको हम मीरोजॉइड भी बोलते हैं, क्रिप्टोमीरोजॉइड भी बोल देते हैं, ये क्रिप्टोमीरोजॉइड अब एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, आरबीसी में। पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज के बाद अब ये एंटर कर जाते हैं आरबीसी में। और आरबीसी में एंटर करने के बाद अब हम इसके न्यूट्रिटिव स्टेज के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, इसके न्यूट्रिटिव स्टेज के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रोफोजॉइड। अब ये आरबीसी के साइटोप्लाज्म पर फीड करते हैं। आरबीसी के साइटोप्लाज्म पर फीड करने के साथ साथ ये मैच्योर हो जाते हैं ट्रोफोजॉइड। मैच्योर होने के बाद ये वापस से शाइजोंट है, इसका मतलब ये वापस से क्या करता है, शाइजोगोनी। मतलब यहां पर भी ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन और शाइजोगोनी करके ये भी अपना नंबर बढ़ाते हैं, आरबीसी को अफेक्ट करते हैं, रप्चर करते हैं और दूसरी आरबीसी को अफेक्ट करते हैं। देखिएगा दूसरी आरबीसी में जा रहा है। लेकिन इसी दौरान जब ये साइकिल बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, उसी दौरान हमारे अंदर इसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसी दौरान हमारे अंदर क्या आते हैं, इसके सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। और इसके सिम्टम आने के टाइम में क्या होता है, उसी दौरान हमारी आरबीसी में जब ये हमारे अंदर डिजीज कर रहा होता है, हमारे हीमोग्लोबिन पे फीड कर रहा होता है, जिसकी वजह से हीमोजोइन और शुफनर ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसकी टॉक्सिक होने की वजह से हमारे अंदर सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसी दौरान अब हमारी आरबीसी में इनकी गैमेटोसाइट स्टेज डेवलप होती है। देखिएगा 5th के बाद ये आरबीसी में ही घूम रहा है और कई बार घूमते घूमते इसने आरबीसी को रप्चर किया है और अल्टीमेटली इसके अंदर आरबीसी के अंदर ही गैमेटोसाइट स्टेज डेवलप होने लगती है। आरबीसी में जब गैमेटोसाइट स्टेज डेवलप होने लगती है तो गैमेटोसाइट में मेल गैमेटोसाइट बनता है और फीमेल गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात है, एक मेल गैमेटोसाइट बनेगा, एक फीमेल। इसका मतलब ये कौन सी स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज है। सेक्सुअल स्टेज होती है और सेक्सुअल स्टेज कब आती है, आफ्टर इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को गोल्जी साइकिल भी कहते हैं बच्चों। ऐसा साइकिल जो लिवर के बाद आरबीसी में चल रहा है, क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और सेक्सुअल स्टेज डेवलप होती तो गैमेटोसाइट में मेल गैमेटोसाइट बनता है, फीमेल गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है और मेल और फीमेल गैमेटोसाइट तो बनते हैं, लेकिन याद रखना मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें कि यहां पर जब ये आरबीसी में घूम रहा है ना, इस कंडीशन में आप इसे डायग्नोज कर सकते हैं। देखिएगा अच्छे से, यहां पर जब ये हमारी आरबीसी के अंदर आता है, इसमें गैमेटोसाइट डेवलप होती है, जब ये हमारी आरबीसी में शाइजोगोनी करता है, इस कंडीशन में आप इसे डायग्नोज कर सकते हैं, यहां डायग्नोज कर सकते हैं, यहां डायग्नोज कर सकते हैं। इससे पहले ये डायग्नोज नहीं होगा। इसका मतलब गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट तो हमारी बॉडी में हो जाता है, लेकिन गैमेटोसाइट से मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन ह्यूमन की बॉडी में पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब फीमेल एनोफिलीज ही केवल और केवल फीमेल एनोफिलीज ही जब हमारा ब्लड फिर से सक करती है, तो उस कंडीशन में ये स्टेजेस एंटर कर जाती हैं किसकी बॉडी में, वापस से फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में। कौन सी स्टेजेस, आरबीसी के अंदर आरबीसी कंटेनिंग गैमेटोसाइट स्टेज, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। और जब उसके अंदर जाती है तो दो तरह के गैमेटोसाइट डेवलप होते हैं, मैक्रोगैमेटोसाइट एंड माइक्रोगैमेटोसाइट। एक्सफ्लैजिलेटेड माइक्रोगैमेटोसाइट से डेवलप होते हैं मेल गैमेट और मैक्रोगैमेटोसाइट से डेवलप होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, और सिंपल सी बात है, माइक्रोगैमेटोसाइट से डेवलप होगा फीमेल गैमेट मतलब क्या, स्पर्म, और मैक्रोगैमेटोसाइट से डेवलप होगा फीमेल गैमेट मतलब ओवम। याद रखिएगा, बड़े वाले मैक्रोगैमेटोसाइट से ओवम डेवलप होता है, जबकि एक्सफ्लैजिलेटेड माइक्रोगैमेटोसाइट से डेवलप होता है स्पर्म। और सिंपल सी बात है, स्पर्म ओवम को क्या कर देगा, फर्टिलाइज, मतलब माइक्रोगैमेटोसाइट एंटर कर जाता है किसमें, मैक्रोगैमेटोसाइट में। ये लिखा है देखिए, माइक्रोगैमेटोसाइट एंटरिंग मैक्रोगैमेटोसाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यही तो क्या हुआ है बच्चों, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब हो जाता है तो सिंपल सी बात है बनता है जाइगोट, और जाइगोट जब बन जाता है तो सिंपल सी बात है जाइगोट का आगे होता है डेवलपमेंट, जिसकी वजह से एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर बनती है, दिस वर्म लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस वर्म लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड उकिनिटी। क्या बोलते हैं, उकिनिटी। और उकिनिटी का डेवलपमेंट होने के बाद ये उकिनिटी, वर्म लाइक उकिनिटी जो बन चुका है, जिसमें लोकोमोशन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, और इस उकिनिटी से आगे जाके डेवलप होती है oocyst। और oocyst के अंदर बहुत सारे माइटोसिस होते हैं, जिसकी वजह से डेवलप होते हैं बहुत सारे स्पोरोजॉइड। और ये स्पोरोजॉइड जो डेवलप हुए हैं उकिनिटी में क्या डेवलप हुए हैं, स्पोरोजॉइड्स। और ये स्पोरोजॉइड जो हैं, ये सारे के सारे स्पोरोजॉइड जो हैं वो माइग्रेट करते हैं,
ये सारे स्पोरोजॉइट इंटेस्टाइन में थे। कहां पर है ये सारा प्रोसेस, कहां पर चल रहा है? ये प्रोसेस चल रहा है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से ये सारे के सारे स्पोरोजॉइट माइग्रेट करके फीमेल एनोफिलीज की सैलिवरी ग्लैंड में चले जाते हैं, और सैलिवरी ग्लैंड में जाने के बाद ये ऊसिस्ट रप्चर हो जाती है और रिलीज कर देती है अपने अंदर मिलने वाले स्पोरोजॉइड्स को। जब फीमेल एनोफिलीज वापस से किसी और पर्सन का ब्लड सक करती है, यूजुअली ड्यूरिंग नाइट, तो वापस से स्पोरोजॉइड उस पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं, और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। टॉक्सिक हीमोजोइन एंड शुफनर ग्रैन्यूल, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉक्सिक हीमोजोइन एंड शुफनर्स ग्रैन्यूल्स मोरर्स डॉट्स भी होते हैं कई बार, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स के लिए ये टॉक्सिक हीमोजोइन और शुफनर ग्रैन्यूल जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दीज टॉक्सिक हीमोजोइन और शुफनर ग्रैन्यूल्स आर एक्चुअली आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन के ही डेरिवेटिव होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रही फीमेल एनोफिलीज जो एडीज एजिप्टी से डिफरेंट होती है। याद रखें, ब्लड सक करने का काम हमेशा फीमेल करती है, ह्यूमन के ऊपर ना लगाएं, केवल मॉस्किटो पे ही लगाएं इस बात को कि याद रखें ब्लड सक करने का फंक्शन फीमेल एनोफिलीज ही करते हैं। मेल जो होता है मॉस्किटो में वो प्लांट सेप के ऊपर फीड करता है। फीमेल एनोफिलीज ड्यूरिंग नाइट ब्लड सक करती है। और मलेरिया से बचने के लिए हमने स्टार्ट किए हैं, WHO ने स्टार्ट किया है NMEP, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसमें प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर साफ सफाई रखने, टैंक्स में पानी को, वाटर को जमा ना होने देने के बारे में बताया गया है। प्रॉपर अगर हम बात करें मलेरिया का ट्रीटमेंट लिया जाए, मॉस्किटो को मारने के लिए गैम्बूसिया फिश, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, इस तरह के कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है, और प्रॉपर इम्यूनाइजेशन ये सब किया जाए तो हम मलेरिया से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। याद रखें, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम को शॉर्ट में बोलते हैं, एब्रीविएशन में क्या, NMEP, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है मलेरिया। अब मलेरिया के सिम्टम्स की बात करते हैं बच्चों। मलेरिया में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? अगर सिवियर मलेरिया है तो हाई फीवर आएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, ये सिवियर फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। प्रोस्ट्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा थकान सी होगी, मल्टीपल कन्वर्जन होंगे, ठीक है, और डीप ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करेगा, लंबी लंबी सांसें लेगा, कन्वर्जन एठन होगी बॉडी में, कोमा में भी जा सकता है, ब्लडी स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है, क्लिनिकल जॉइंटिस एंड एविडेंस ऑफ वाइटल ऑर्गन डिसफंक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड सिवियर मलेरिया कैन बी फैटल विदाउट ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। लेकिन ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में है। लेकिन नॉर्मली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से जो कॉमन मलेरिया होता है उसमें हाई फीवर होता है, ठंड लगकर बुखार आता है, हेडेक होता है, मसल्स में पेन होता है, ब्लडी स्टूल होता है, कन्वल्जन होता है, पसीना आता है, और पसीना आके बुखार उतर तो जाता है लेकिन उसके बाद वापस से रिलैप्स ऑफ मलेरिया, रिलैप्स ऑफ फीवर होता है, जिसकी वजह से वापस से उसे फीवर आता है, और ये सभी सिम्टम्स रिपीट होते हैं। इस तरह के कॉमन सिम्टम्स आते हैं। सिंकोना ऑफिसिनेलिस से हमें मेडिसिन मिली है, और उस सिंकोना ऑफिसिनेलिस की बार्क को यूज़ करते हुए हम मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट, मलेरिया के लिए मेडिसिन को बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने आज बात की। आज हमने केवल एक ही डिजीज़ के बारे में बात की थोड़ी डिटेल में, वो डिजीज़ है हमारी मलेरिया। प्रोटोजोअन डिजीज़ में मलेरिया के बारे में बात की, जिसके अंदर हमने सबसे पहले मलेरिया क्या है ये आपको बताया गया, प्लाज्मोडियम देखा इसका पॉजिटिव एजेंट जो प्रोटोजोआ है, उसके बारे में बात करने के बाद हमने देखा कि प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीशीज़ है जो यूजुअली ह्यूमन में मलेरिया करती हैं। फिर हमने एनसीईआरटी से मलेरिया के लाइफ साइकिल को मॉस्किटो में और ह्यूमन में एक्सप्लेन किया, देखा हमने, और उसके बाद हमने इसके लाइफ साइकिल को और डिटेल में देखा तो हमें इसमें एक्सोइथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और मॉस्किटो में चलने वाला स्पोरोगोनिक साइकिल भी दिखा। ठीक है, और डिटेल में इस पूरे साइकिल को पढ़ने के बाद हमने मलेरिया के सिम्टम्स की बात की, सीवियर मलेरिया के कौन कौन से सिम्टम होंगे, कॉमन मलेरिया में कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, मॉस्किटो जो फीमेल एनोफिलीज है, जो वेक्टर है, उसको देखा हमने, और इसके लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं वो है NMEP, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये भी बताया गया कि ऐसा क्या होता है कि हमारे अंदर सिम्टम आते हैं, क्योंकि जब ये हमारी आरबीसी पे फीड करता है तो हमारे हीमोग्लोबिन पे फीड करता है, और जब ये हमारे हीमोग्लोबिन पे फीड करता है तो हमारे
हीमोग्लोबिन के ही आयरन का डेरिवेटिव बनता है, जिनका नाम होते हैं हीमोजॉइन एंड शुफनर, जो ब्राउनिश और येलोइश कलर के ग्रैन्यूल होते हैं, जिनकी वजह से ही जो टॉक्सिक होते हैं, और इन टॉक्सिक हीमोजॉइन और शुफनर ग्रैन्यूल की वजह से ही हमारी बॉडी जो है वो इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देती है, सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। सही बात है बच्चों। तो चलिए, अगर इतनी बात करने के बाद अगर आप समझ चुके हैं मलेरिया को, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लिए जाए। तो देखते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, malaria parasite can be obtained in RBC of patient, can be obtained in the RBC of patient when temperature reach normal। नहीं बच्चों, जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो कैसे देखेगा। an hour before rise in temperature, टेम्परेचर बढ़ने से पहले कैसे मिल जाएगा। when temperature rises with rigor, मतलब बहुत ज़्यादा कपकपी होती है, शिवरिंग होती है, उसके साथ टेम्परेचर बढ़ता है, बिल्कुल तभी आपके ब्लड में देखिएगा। ए फ्यू आवर्स आफ्टर टेम्परेचर रीच नॉर्मल, नहीं नॉर्मल पे दिखेगा। भाई बहुत सिंपल है, अभी तो देखा हमने। देखिए ये रहा डी का मतलब क्या, डायग्नोसिस स्टेट। डायग्नोसिस स्टेट कब करोगे, जब ये आपकी आरबीसी में जाएगा, आपकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। इसी टाइम मैंने क्या बताया, सिम्टम आएंगे, और जब यहाँ पर सिम्टम्स आएंगे उसी दौरान आप इसे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नो डाउट बच्चों, इसका आंसर अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से याद रखें कि कब हम इसे आरबीसी में देख सकते हैं। ऑब्टेन आरबीसी ऑफ पेशेंट बोला है, व्हेन टेम्परेचर राइजेस विद राइगर। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल। रिकरेंट हाई फीवर, अभी मैंने बोला कि इनके अंदर फीवर आता है, हाई फीवर आता है, और वो रिपीट भी होता है। हाई फीवर इन मलेरिया इज ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ, ऐसा क्या होता है कि हाई फीवर आता है। तो वही ऊपर वाले क्वेश्चन में, स्पोरोगोनी नहीं, गैमोगोनी भी नहीं, एक्सोइथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी ये लिवर में हो रही है, लेकिन इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी जो है वो होती है कहाँ पर, वो होती है आरबीसी में। और आरबीसी में इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी कंप्लीट होने की वजह से ही तो क्या होता है, फीवर आता है, टॉक्सिक हीमोजॉइन और शुफनर ग्रैन्यूल बनते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी होने की वजह से ही मलेरिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रोटोजोअन डिजीज की बात की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जिसमें हमने मलेरिया के बारे में डिटेल में बात की है। मलेरिया के सिम्टम्स बताए गए, मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमने देखा, मलेरिया के लाइफ साइकिल को एनसीईआरटी से भी देखा और डिटेल में भी देखा, और फीमेल एनोफिलीज और नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में आपको बताया गया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बची हुई डिजीज के बारे में और बात करेंगे जो प्रोटोजोअन डिजीज हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।